आइए हम राजभाषा से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। 1 नंबर, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा है, मतलब हिंदी संघ की राजभाषा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर होगा 343 का 1। तीसरा प्रश्न देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो संविधान के लगभग सभी 120, 210, 343 से लेकर 351 में। 4 नंबर देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो ख नंबर आंसर होगा 1955 में। धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषीय रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो 14 दस्तावेजों को। आगे देखते हैं, राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो राजभाषा नियमों की कुल संख्या 12 है जी। आगे देखिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषीय रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो सभी, सामान्य आदेश, संकल्प, संविदाएं, सभी। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए सभी आते हैं, करार, प्रेस विज्ञप्तियां, निविदा, सूचनाएं, सभी आते हैं। तो आंसर होगा कोई नहीं। अगला लाइन नंबर, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? तो वार्षिक कार्यक्रम जारी होता है संकल्प 1968। आगे देख लेते हैं हम। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर होगा घ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो नगर राजभाषा की 2 बैठकें होनी चाहिए। विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर होगा ग, 30%। कितने प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया जाएगा? तो 80%। संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी का 6ठा स्थान है। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजभाषा दिवस आप सभी का 14 सितंबर को मनाया जाता है जी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? तो देखिए राजभाषा विभाग का गठन 1975 में किया गया था। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो देखिए अंग्रेजी नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो देखिए 351। अगला देखते हैं, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है? तो 6 और 7। अगला देखते हैं, राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया है? तो राजभाषा नियम को संशोधित किया गया है 1987 में, 2007 में, 2011 में, सभी आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये आपका आंसर होगा। 22 नंबर देख लेते हैं, हिंदी सलाहकार समिति के वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 4 बैठकें होनी चाहिए। याद रखेंगे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला देखते हैं, कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो 4 बैठकें होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है? तो देखिए 344 के अंतर्गत। अगला देखते हैं, राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? तो नियम 5 के अनुसार। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए इसकी अधिकतम संख्या 15 हो सकती है। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्षों का होता है। आगे देखते हैं, केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर होगा 10। आगे देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? तो असमिया। आगे देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? तो देखिए सभी में मिलता है, भाग 17 में, भाग 6 में, भाग 5 में। संविधान का अनुच्छेद
210 एक किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो देखिए जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। आगे देखते हैं। संसदीय राज्यभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10। संसदीय राज्यभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे? जैसे कि अभी मैंने बताया 10। आगे देखते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देखिए हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। अगला देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं का उल्लेख है? तो देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है जी। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? तो हिंदी में दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और 7 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो देखिए जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं है। राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया था? तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। आगे देखते हैं। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो तमिलनाडु पे। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो देखिए ये 1992 में शामिल की गई। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो इसका आंसर होगा 343। आगे देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है? तो याद रखिए अंतिम भाषा उर्दू है। राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए हैं? देखिए राजभाषा नियम आपका बनाया गया था 1976 में। आगे देखते हैं जी। आगे देखते हैं 44। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया था? देखिए इसका आंसर होगा 1967 में। आगे देखते हैं। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ग प्रशासनिक प्रमुख पे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348, 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? तो देखिए जो कार्यवाही होगी जी केवल अंग्रेजी में होगी। अगला देखते हैं। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? तो देखिए बोलने वालों के अनुसार जब भी आपसे पूछे ना तो आप आंसर देंगे हिंदी। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ था। आगे देखते हैं जी। राजभाषा नियम कब लागू हुए? तो राजभाषा नियम कब लागू हुए ये पूछेगा तो याद रखिए 1976 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में हुई थी। आगे देखते हैं। नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022-24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए इसका आंसर जब आप देखेंगे देखिए सभी का उत्तर आपको याद होना चाहिए। जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है जी। उसका कैपिटल है ये। आगे देखते हैं। संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? तो 1999 में। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं जी। राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया? तो 1968 में। 55 नंबर देखते हैं। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघीय राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया। 3 क्षेत्र कौन कौन है इसे जी? क, ख और ग। 56 नंबर देखते हैं जी। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार 14 कागज पत्रों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है? तो हिंदी और अंग्रेजी को।
अगला देखते हैं, राजभाषा नियम के अंतर्गत क्षेत्र क में स्थित सरकारी कार्यालयों में कितना प्रतिशत हिंदी कार्य होना अपेक्षित है? क्षेत्र क में जी 100% होना चाहिए। आगे देखते हैं 58 देखते हैं, राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधित जिम्मेदारी किसकी होगी? तो जो सिग्नेचर करेगा उस अधिकारी की होगी। आगे देखते हैं 59 नंबर, राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषी स्टेशनरी आदि में हिंदी का स्थान कहाँ होगा? तो अंग्रेजी के पहले। 60 नंबर देखते हैं, 8 जनवरी 2004 को इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इनमें से सभी को, संथाली, मैथिली और बोडो को। आगे देखते हैं 61 नंबर, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो 1967 में। अगला देखते हैं, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? तो ये सभी पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। 63 नंबर देखते हैं हम, देखिए 63 देखते हैं हम, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय अनुवाद का ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो देखिए 2 बैठकें होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र क में नहीं आता है? तो चंडीगढ़ क में नहीं आता है, हरियाणा क में है, छत्तीसगढ़ क में और उत्तराखंड क में है। आगे देखते हैं 66 में देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो राष्ट्रपति को। यूनिकोड मानक से किन भाषाओं को इनोड किया जा सकता है? तो सभी भाषाएं को। अगला 69 नंबर देखते हैं, यूनिकोड कौन सा मानक है? तो यूनिकोड अंतर्राष्ट्रीय मानक है जी। 70 नंबर देखते हैं, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करती है? तो राष्ट्रपति को। राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है? राजभाषा भारती। अगला देखते हैं 72, जनरल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान का कितना प्रतिशत हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्चा किया जाता है? तो 50%। अगला देखते हैं 73, अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है? तो 9 खंडों में। अगला देखिए, राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है? तो प्रधानमंत्री को। अगला देखते हैं, कोयल किसकी गृह पत्रिका है? तो कोयला मंत्रालय का। अगला देखिए, पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो 1955 को। अगला देखते हैं जी, अगला होगा 76 नंबर, पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? तो 1955 को। अगला देखिए 77, पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित हुई थी? तो 1957 में। 78 नंबर देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश कब जारी हुआ था? तो 1960 में। 79 नंबर देखिए, राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। अगला देखिए 80 नंबर देखते हैं, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? तो संसदीय राजभाषा समिति। 81 देखते हैं, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? तो संसदीय राजभाषा समिति के। 82 नंबर देखते हैं, संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ? 2011 में। 83 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? तो अंग्रेजी में। अगला देखिए 84, संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं? तो 8। अगला देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 86 देखते हैं,
राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। अगला देखिए, राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियों का उपयोग कर केंद्र सरकार ने क्या जारी किया? तो राजभाषा नियम 1976 जारी किया। आइए आगे देखते हैं, 88 देखते हैं। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो गृह मंत्री को। बीजी खेर किसके प्रथम अध्यक्ष बने? 89 के राजभाषा आयोग के। 90 देखते हैं, पहले संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत किया गया था? 1959 को। आगे देखते हैं जी, 91 नंबर, राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित की गई? तो 1967 में। अगला देखिए, संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 93 नंबर का देखिए, 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत 1953 से हुई। आइए जी 94 देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो याद रखें 1975 में। आगे देखते हैं 97 का, विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो मॉरिशस में। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 2800 से ज़्यादा ही। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकली है? तो याद रखिए द्रविड़ भाषा से। 100 का देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में किसकी लिपि देवनागरी है? तो सभी की, नेपाली, मराठी, हिंदी सभी की। अगला देखिए, द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो याद देखिए इनमें सभी, सहारनपुर, मेरठ और दिल्ली सभी जगह। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो दूसरा। 104 नंबर देखते हैं, इनमें से किसने ब्रज भाषा में साहित्य की रचना की है? तो याद देखिए सूरदास जी ने। इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है? तो याद रखिए आप सभी दोनों में, तुलसीदास और मोहम्मद जैसी की। इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली में की है? तो याद रखिए इनमें से सभी, कामयानी, प्रियवास, साकेत। आगे देखते हैं, खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो याद रखिए अमीर खुसरो। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है? तो याद रखिए, कहाँ गया जी, हाँ, संस्कृत से। ऐसे 109 नंबर देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। 110 देखते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो याद रखेंगे भारत में है जी। आगे देखते हैं 111 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो याद रखिए वर्धा में है। यूनिकोड के प्रयोग से क्या लाभ है? तो यूनिकोड उपयुक्त लाभ है, सभी लाभ हैं। एकरूपता, हिंदी में बनी फाइलों का आदान प्रदान, कंप्यूटर पर हिंदी कार्यों में आसानी। 113 नंबर देखते हैं, यूनिकोड कितने कैरेक्टरों के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है? तो याद रखिए 65536। 114 देखते हैं, यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बीट का प्रयोग करता है? तो 16 बीट का। अगला देखिए 115 नंबर, कंप्यूटर पे हिंदी में कार्य करने के लिए कौन कौन से कीबोर्ड लेआउट विकल्प है? तो उपरोक्त सभी, फोनिक्ट, रेमिंगटन और इंस्क्रिप्ट। 116 देखते हैं, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट की को DOE द्वारा कब स्टैंडर्डाइज किया गया? तो 1886 में। 117 देखते हैं, विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 2008 में। आगे देखते हैं, शायद 116 छूट गया था,
116 का एक बार देख, 116 छूट गया था जी, देख लेते हैं। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट की हो गया था ना जी 1986। 116 का है 1986। अगला देखते हैं, तब 118 देखते हैं जी। आइए 118 नंबर देखते हैं। यूनिकोड इन कोडिंग के लिए कितने बाइट का प्रयोग करता है? तो याद रखिए 2 बाइट का। किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो याद रखिए मॉरिशस में। 120 नंबर देखते हैं। भारत के अलावा किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो याद रखिए मॉरिशस में। अब 121 नंबर देखते हैं। अब तक कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है? तो याद देखिए 9 का। अगला 122 नंबर हम देखते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो याद रखिए मॉरिशस में। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 2006 में। 124 नंबर देखते हैं। वर्ष 2014 में कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? तो 9वां। 125 नंबर देखते हैं। देवनागरी लिपि के वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 52। एक बात और याद रखेंगे, इस बार विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो फिजी में मनाया गया था जी। अगला देखिए, अगला नंबर होगा आपका 125 नंबर। देवनागरी लिपि के वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते? तो 52 नंबर। 126 नंबर देखते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 11। 127 नंबर देखते हैं हम। 127। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो याद रखेंगे देवनागरी। 128 का देखेंगे। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी। 129 नंबर देखेंगे। उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी है? तो याद रखेंगे फारसी। आइए जी 130 नंबर देखते हैं। मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 35। 131 नंबर देखते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 151। 52 नंबर देखते हैं। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 4। 133 नंबर देखते हैं। देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजन का जन्म हुआ है? तो दोनों, ड और ढ। आगे देखते हैं जी 134 नंबर देखते हैं। भारत के किस संस्थान ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने। 135 देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में। आगे देखते हैं 136। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त व्यंजन है? तो ज्ञ और स्र। 137 नंबर देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी IS इतना मानक किससे संबंधित है? तो देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनीय। अगला देखते हैं। हिंदी भाषा में क, ख, ग और ज वर्ण किस भाषा के लिए गए हैं? तो याद रखेंगे अरबी या फारसी। अगला देखते हैं जी 139 होगा। हिंदी भाषा में फ और अ वर्ण किस भाषा के लिए गए हैं? तो अंग्रेजी के लिए। अगला देखते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कौन से स्वर को हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो याद रखेंगे सभी को, ये सभी को मानक